अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शंस के हवाले से। इस वक्त तमाम तर जो नज़रें हैं वो सेनेट इलेक्शन पर मरकूज़ हैं। 3 मार्च को होने वाले ये इलेक्शन के हवाले से अब तक ये फ़ैसला नहीं हुआ कि ये इलेक्शन ओपन बैलेट से होने हैं या अदरवाइज़ दूसरे तरीक़ाकार से होने हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत है उसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया है और तमाम तर जो तरीक़ाकार है उस पर जो पूरी स्कीम है इलेक्शन की उसको बयान करने की बात की जा रही है। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से जो सेनेट इलेक्शन की टिकटें हैं उन पर काफ़ी तकसीम दिखाई देती है, इख्तलाफात हैं और इसी वजह से अब नामज़द उम्मीदवारों से टिकटें वापस लिए जाने का इम्कान है और हतमी तौर पर जो नाम है वो कहा जा रहा है कि 24 से 48 घंटे में अब इमरान खान साहब फ़ाइनल करेंगे। लेकिन बहुत सारी टिकटें जो शायद इशू की गई थी वो वापस ली जाएंगी क्योंकि पार्टी में ख़ासे इख्तलाफात इस सारे मामले में हम देख रहे हैं कि सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन इस सारे मामले में अपना जोड़ तोड़ कर रही है और कोशिश है कि जिस तरह से भी ये इलेक्शन हो, जो जितनी ज़्यादा सीट्स वहाँ पर ले सके उसकी वही कोशिश होगी। लेकिन सवाल एक अभी तक बरकरार है कि ये इलेक्शंस ओपन बैलेट के ज़रिए होंगे या सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जो ख़बरें हैं उनमें बड़ा वाज़ेह तौर पर यह है कि जिस तरह से भी हों, जिस शख्स ने बिकना है वो बिक जाएगा। तो ये सवाल बड़ा आम है कि शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेट के ज़रिए अगर इलेक्शन होते हैं तो ये कहना कि फिर पैसे का इस्तेमाल नहीं होगा या आया तब भी पैसे का इस्तेमाल होगा, मैं चाहूँगा एक तो इस एंगल पर भी हम बात करें। दूसरा जो अहम इशू है वो शेख रशीद साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उनके बयानात और जिस तरह से वो बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं अपने बयानात में, उन पर ख़ासी तनकीद की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज थे, उन्होंने अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज किया और वहाँ पर जो आंसू गैस की शेलिंग की गई उसमें यहाँ तक खबरें आई कि कुछ एक्सपायर्ड शेल भी इस्तेमाल किए गए और शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला है वो ये फरमा रहे हैं कि ये तो अभी बेकार पड़े थे तो हमने सरकारी मुलाजमीन पर टेस्टिंग कर ली, अभी हमारे पास और भी हैं। ये ग़ालिबन वो PDM को पैगाम दे रहे हैं, ये जिसे भी दे रहे हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमीन पर वो एक्सपायर्ड शेल या मौजूदा पड़े हुए शेलिंग की टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। गो कि शर्मिंदगी का बायस था कि मुलाजमीन को सरापा एहतजाज होना पड़ा, ये गवर्नमेंट के लिए शर्मिंदगी का बायस था और फिर उससे ज़्यादा शर्मिंदगी ये थी कि फिर जब वो सरापा एहतजाज हुए तो उनके मुतालबात तस्लीम किए गए और उसके बाद फिर इस तरह के बयानात देना ये समझ से बालातर है और ये किस सोच की अक्कासी है, मैं चाहूँगा इस पर भी प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया अनीक नाजी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत पराचा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, और सलमान आबिद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं। अनीक नाजी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। दिन बहुत कम रह गए हैं, अब तक नाम फाइनल नहीं है, अब तक ये पता नहीं है कि ओपन बैलेट है या सीक्रेट बैलेट है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को इलेक्शन कमीशन में कल तलब किया गया है। कैसे देखते हैं आप ये इतना बड़ा एक जो सवालिया निशान इन सेनेट इलेक्शंस पर हो गया, ये माजी में नहीं था और इसको बहुत उजलत में और आखिरी वक्त में गवर्नमेंट ने किया। शायद ये तमाम तर चीज़ें अब तक इसीलिए हतमी नहीं है, नहीं तो ये अगर वक्त पे कर लिया जाता तो ये भी वाज़े होता कि ओपन बैलेट है या सीक्रेट बैलेट है और बाकी मामलात भी वाज़े होते। किस तरह देखते हैं आप इन आने वाले सेनेट इलेक्शंस को और जो इसके अराउंड सारा एक मामला चल रहा है उसे? देखिए, आपने अपनी गुफ्तगू में भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इलेक्शन की स्कीम। मैं उससे आगे बढ़ के ये कहता हूँ कि ये जो पूरी स्कीम जो जिसके तहत अरेंजमेंट हुआ है ना, यानी जो आइन के तहत इदारे वजूद में आए हैं और जिसके तहत रियासत फंक्शन कर रही है, ये हमारे हुक्मरान तबक़ात और धड़ों के तज़ादात में इतनी शिद्दत आ गई है कि वो सारी की सारी स्कीम जिस पे सब कुछ खड़ा है, मुझे वो स्कीम अब लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि इस तमाम लड़ाई में जो जारी है, यानी सेनेट का ये इलेक्शन, यानी ये तो एक मिसालें हैं ना यानी जो आपने फरमाई, मैं दोबारा वक्त तक बजाया नहीं करता जी, लेकिन इलेक्शन यानी हमारे यहाँ मतलब एक कौन सा इलेक्शन रह गया है जो कंट्रोवर्शियल नहीं है। अब ट्रांसफ़र ऑफ पावर का पीसफुल तरीका दुनिया ने जो सीखा, हमने जैसे भी अमल किया, जितना भी किया, यही सीखा है ना। अब वो इन इट सेल्फ यानी आपके सामने अरबपतियों की लड़ाई हो रही है, बोलियां लग रही हैं। दूसरा आपने जिसका जिक्र किया शेख रशीद साहब मिसाल के तौर पे, आप जिस पे आपने आगे बढ़ना है, उनकी इस गुफ्तगू को देखें तो ये हुक्मरान तबकात की आपस की लड़ाई, जो तज़ादात हैं जो माशरे में दुनिया के माशरे में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शिद्दत यानी उसकी बहुत इंटेंस हो गई है। तो ये हम और डिस्कनेक्ट, इन सब का डिस्कनेक्ट लोगों की जो जनरल पॉपुलेशन मासेस से बहुत ज़्यादा है।
तो ये सारे के सारे इंडिकेटर्स जो हैं ये किसी यानी स्टेबिलिटी का या एक ब्राइट फ्यूचर का या एक जिसे कहना चाहिए आपकी मेरी सिक्योरिटी के लिए ये अच्छे साइंस नहीं हैं। और ये आप ये कहना कि मैं अनीक नाजी साहब ये जानना चाहूंगा, ये डिस्कनेक्ट अवाम का अशराफिया से अब ज्यादा बढ़ गया है इन इलेक्शंस में, या हुकूमत ने जो ओपन बैलेट सीक्रेट बैलेट वाला मामला खोला उससे बहस ज्यादा बढ़ गई है? रीजन नहीं जी, ये सेनेट का इलेक्शन तो अवाम से बराह रास्त दूसरा से नहीं है ना, ये तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ये तो बेसिकली टेक्निकल बहस है ना। कॉन्स्टिट्यूशन तो क्लियर है इस मामले में कि आपने यानी ये मैं अब आपका वक्त ही ज़ाया करूंगा इसकी तफसील बता के कि ओपन होने हैं या सीक्रेट बैलेट होनी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है इस मामले में। इसका फैसला इधर हो जाए या उधर हो जाए, मुझे ये बताइए बेरोजगारी से क्या ताल्लुक है? यानी अगर मैं और आप भी बैठ के सिर्फ इसको टेक्निकल ही अंदाज में डील करेंगे तो हम भी डिस्कनेक्ट में चले जाएंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो ये अवाम यानी जिसको हम मासेस कहते हैं, जिसके ऊपर ये सारी स्कीम खड़ी है हुक्मरान तबकात की, उनके अंदर जो कहना चाहिए बेचैनी और मायूसी अगर हद से जो कि बहुत बढ़ चुकी है, वहां खुदा ना खास्ता उनके अगर यानी जो इश्यूज एड्रेस ना किया गया, अब हुक्मरान तबकात रिवायती तरीकों से इसको मौजूदा रियासती ढांचे की ताकत के साथ अब इसको ज्यादा अरसे रोकने में कामयाब नहीं होंगे। मैं ये कह रहा हूं राइटली सेड, बिल्कुल सही। नतीजे में मतलब वो हम उसमें बचेगा फिर कोई नहीं। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। मैं शौकत पराचा साहब की जानिब बढ़ूंगा। पराचा साहब, आप हाउ डू यू रीड द होल सिचुएशन, आप कैसे देख रहे हैं? अब बात तो हमेशा होती है जब जब सेनेट इलेक्शन आए, बोलियां लगती हैं क्या रेट चल रहा है, ये कोई नई बातें नहीं हैं, लेकिन इस दफ़ा एक नया मसला भी है कि किस तरह से होने, और फिर हुक्मरान जमात जिस तरह से अब जो टिकटों की बातें हम सुन रहे हैं और दिए हुए टिकट वापस लेना, ये क्या चीज़ की अक्कासी करता है? जी थैंक यू वेरी मच। अजीब बातें हो रही हैं कि एक आइन है और वो बिल्कुल वाज़ेह है, उसको पहले तो कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई। सीक्रेट बैलेट हमेशा होती रही है सेनेट के इलेक्शन में। ये पहली बार इनके जहन में आया कि चूंकि हमारे अपने लोग बिक गए थे 20, तो हम चाहते हैं कि अब ओपन बैलेट हो जाए। मसलन मैं कहूँ कि जी चांद पे जाके मैं बसर करूँ, मेरी ख्वाहिश तो उसका तो एहतराम हो सकता है, लेकिन मैं जा नहीं सकता। और इलेक्शन कमिश्नर की जो आप बात कर रहे थे कि कल बुलाया, इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी प्रपोजल लंबी चौड़ी दे दी थी सुप्रीम कोर्ट को, और उसमें उन्होंने कहा था कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत ये सीक्रेट बैलेट होना चाहिए। यानी अचानक ऐसा हुआ कि 5-6 बार तो हमने खुद, आपने भी देखे हैं, मैंने भी सेनेट के इलेक्शन देखे हैं, हमेशा सीक्रेट बैलेट से होते रहे। लेकिन इस बार इनकी ख्वाहिश आई कि हम इसको ओपन करेंगे। अब ख्वाहिश है, अच्छी बात है और होना भी चाहिए कि अगर बिकने वाला मामला चल रहा है तो उसको रोकना चाहिए। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि 20 MPAs बिके थे और हार्डली कोई 1-1.5 सीट बनती है 20 MPA पे। अब या 2 सीटें लगा ले चलें, अब 2% के लिए आप पूरा 98% भी डिस्क्रेडिट हो रहा है। यानी मैक्सिमम जो नशिस्तें बिकी थी वो 2 थी, 2 हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। 17.5 MPAs पे खैबर पख्तूनख्वा की 1 सीट उस वक्त बन रही थी जो इन क्वेश्चन है, नंबर 1। नंबर 2 वो थे कौन? वो तो यही तरबियत जिनकी 20-25 साल तरबियत होती रही कि जो सादिक और अमीन बनते रहे, ये उन्हीं वही लोग थे ना। तो इनकी वजह से बाकी भी सारे कंट्रोवर्शियल हो गए, बाकी भी सारे डिस्क्रेडिट हो गए, बाकियों का भी मसला बन गया। और तीसरी अहम बात यह है जो नाजी साहब कह रहे थे, एंड आई एम श्योर हमारे दूसरे दोस्त भी उससे इत्तफाक करेंगे कि ये इस तरह के कभी सदारती आर्डिनेंस लगा दो जी, कभी रेफरेंस लगा दो जी, कभी तरमीम ला दो। हुकूमत का काम है डिलीवर करना, हुकूमत का काम है महंगाई कंट्रोल करना, हुकूमत का काम है स्मगलिंग रोकना। अगर आटा स्मगल हो रहा है तो मैंने और आपने जाके स्मगलिंग नहीं रोकनी, वो हुकूमत ने रोकनी है। अगर चीनी माफिया होर्डिंग करके लोगों की जेबें काट रहा है, या कुकिंग ऑयल बढ़ता ही जा रहा है, या टमाटर मिलता ही नहीं है, या अदरक 1000 रुपये से ऊपर चली जाती है, तो ये हुकूमत का गवर्नेंस का मामला है। ये शरारतें करना, इधर उधर चले जाना, अटेंशन डाइवर्ट करना। अभी नाजी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि लोगों के मसाइल कौन हल करेगा, और हम तवज्जो देंगे तो लोगों के मसाइल हल करेंगे ना। जब हम फंसे रहेंगे कि जी आज सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट की समाअत हुई, सुप्रीम कोर्ट में सारा दिन ये इशू चलता रहा। आज फैसल वाडा को टिकट दे दिया, टिकट ले लिया। अगर 2018 में कोई आदमी सादिक और अमीन नहीं था, उसने झूठ बोला था, तो 2021 में आके वो सादिक और अमीन भी बन जाएगा, वो सच्चा भी बन जाएगा, क्योंकि उधर से रिज़ाइन करवा के तो हम उसको सेनेट में ले आएंगे तो वो पवित्र हो जाएगा। अब इसको मैं क्या एंगल दूं, मैं इस पे क्या तफसील? ये तमाम तर चीज़ें एक सवाल हैं पुराचा साहब, आपने बिल्कुल बड़ी तफसील से इस पर रोशनी डाल दी है, ये दुरुस्त फरमाया आपने। सलमान आबिद साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त ये खौफ है जो PTI को है, इमरान खान साहब को है, उनके साथियों को है, वो जो हवाला अभी पुराचा साहब ने दिया हम सब जानते हैं, वो माजी के 20 लोग, ये वजह है कि ओपन बैलेट की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो अलहदा हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग-ऐलान भी कह रहे हैं। एक पंजाब से साहब हैं, फिर आमिर लियाकत साहब हैं कराची से, वो कह रहे हैं मैं हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं दूंगा। फिर पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं। ये खौफ है जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई हुई है, या इसके अलावा भी कुछ है? देखिए, मसला ये है कि PTI के अंदर खौफ है या खौफ नहीं है, लेकिन ये मसला तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करना है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट इसमें है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है तो ये पार्लियामेंट में होगा, अगर ये कानून के अंदर तरमीम है तो फिर ये ऑर्डिनेंस जो है कबूल हो सकता है। तो इसलिए हमें इस पर घबराने की जरूरत नहीं है। अब मामला हुकूमत के हाथ में नहीं है, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह करनी है। मेरी अपनी जाती असेसमेंट या तज्जिया ये है कि ओपन बैलेट के जरिए शायद इस दफा इंतखाब ना हो सके, और ये खुफिया बैलेट के जरिए ही वोट डाले जाएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये मसला कोई 2018 के इंतखाबात या 2016 का नहीं है। 2002 से सेनेट के अंदर अरकान की खरीदो फरोख्त का खेल जारी है। ये सिर्फ मसला एक या दो नशिस्तों का नहीं है। अगर आपकी पूरी पार्लियामेंट के अंदर लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तो ये पूरी पार्लियामेंट के ऊपर, साख के ऊपर सवाल उठता है ना। लेकिन आप मुझे बताइए कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, JUI हो, ANP हो, किस जमात ने इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश की है? किसी ने कोई सदबाब किया? क्या अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? कुछ नहीं हुआ। तो ये जाहिर करता है कि मसला है, और इसको महज हुकूमत के साथ ना देखा जाए। ये पूरी तो नाजी साहब ने कहा ना, ये पूरी पार्लियामान की साख का सवाल है, ये सियासत और जमहूरियत की साख का सवाल है। अगर आप इस तरह से लोगों के वोट खरीद के मेंबर बनेंगे तो फिर ये सवाल तो उठेगा ना कि ऐसी सियासत और जमहूरियत का क्या फायदा। लेकिन मैं ये कहता हूं, ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने करना है, हुकूमत ने नहीं करना। अच्छा, हुकूमत के पास डर और खौफ तो होता है, जैसे आपने कहा कि जी लोग नाराज हैं, बिल्कुल नाराज है, नजर आ रहा है। अच्छा, अब उसका खौफ हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि फैसला फिर भी उन्होंने नहीं करना, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। इसलिए हुकूमत का खौफ अपनी था, लेकिन फैसला बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि ये ओपन बैलेट होना है या खुफिया बैलेट होना है, एक बात। लेकिन मैं एक बात जो नाजी साहब ने की है, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं, अगर इस दफा भी खुफिया बैलेट के तहत इंतखाब होते हैं और इसी तरीके से अरकान की बोलियां लगती हैं, तो फिर इस सियासत का, इस जमहूरियत का, इस पार्लियामेंट का तमाशा जो है वो हमारी पार्लियामेंट की जमातें ही बनाएंगी ना, हमारी सियासत ही बना रही है ना। तो ये इस बात को इन्वेस्टिगेट करें कि कौन लोग हैं जो इन्वेस्टर के तौर पर सामने आते हैं और पार्लियामान के अंदर खरीदो फरोख्त करते हैं। इससे तो पाकिस्तान का जमहूरी सलमान आबिद साहब, आपका पॉइंट आ गया सर, राइटली सेड। मुझे एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से वापस आकर गो कि हम बात तो जो बेहिसी या इस तरह के बयानात हैं जो शेख रशीद साहब के हैं उस पर करेंगे, लेकिन एक चीज़ पर मैं ज़रूर कॉमेंट लूँगा। चाहिए सेनेट के इलेक्शन इस वक्त एक बहुत बड़ा मौजू बन गए, आम इंतखाबात, उससे पहले हर तरफ धांधली की बातें, और फिर एक आवाज़ काफ़ी अरसे से उठती चली आ रही है, वो है कि निज़ाम की तब्दीली, यानी कि सदारती निज़ाम हुकूमत की तरफ बढ़ा जाए। तो ये कहीं उस सारे मामले के लिए राह हमवार करने के लिए इतना कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है चीज़ों को, या उसकी कोई गुंजाइश है? इस पर मैं सिर्फ कमेंट लेके फिर शेख रशीद साहब वाले मामले पर आऊँगा। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। नाजी साहब, जो ब्रेक पे जाने से पहले एक बात की मैं चाहूँगा उस पर आप कमेंट कर दें
कि ये तमाम तर चीज़ें, क्योंकि इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हो, लोकल बॉडीज़ का निज़ाम वैसे एक सवालिया निशान है। अभी हाल ही में वो समात भी हुई, पंजाब में नल एंड वॉइड कर दिया और आगे होते नज़र नहीं आ रहे। अदरवाइज़ अब ये सेनेट के इलेक्शन हो, चाहे जिस भी तरह, हर तरफ ये पूरा का पूरा एक निज़ाम पर सवाल उठ रहा है, तरीक़ेकार पर सवाल उठ रहा है, उसकी शफाफियत पर सवाल उठ रहा है। और फिर ये आवाज़ें भी आज से नहीं, कोई करीबन 10-12 साल से कहीं ना कहीं ये आवाज़ें उठती चली आ रही हैं कि पाकिस्तान को ये निज़ाम सूट ही नहीं करता, सदारती निज़ाम की बात होनी चाहिए। कोई गुंजाइश इसकी आप देखते हैं, या ये एक डेलिब्रेट एफर्ट है, एक रास्ता हमवार करने की निज़ाम की तब्दीली के लिए? अरसलान, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जैसे मैंने जिक्र आपसे गुजारिश पहले की थी कि हुक्मरान तबक़ात के तज़ादात हैं, वो पहले दिन से हैं। उसकी एक मिसाल 23 मार्च है कि 23 मार्च यानी 1956 को आइन मंजूर हुआ और अगले दिन यानी अगले साल 57 में उसे यौम जमहूरिया के तौर पे मनाया भी गया, लेकिन बाद में मार्शल्ला आ गया और उसके बाद वो यौम जमहूरिया पाकिस्तान हो गया। वो आज तक हम यौम पाकिस्तान 23 मार्च को बनाते हैं और बुनियादी तौर पे वो जोश व खरोश से मनाते हुए हम इस बात का इल्म आम तौर पे रखते ही नहीं है कि इस दिन हमारा पहला आइन, जो हम एक रिपब्लिक बने थे, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये बेसिकली हमें उसका मातम करना चाहिए कि हम उसे संभाल कर ही रख सके। हम यानी अपनी दिफाई जो है उसको एक नुमाइश का ज़रिया बना दिया। बहरहाल वही तजाद आज भी है। इसका नाम आप सदारती निज़ाम रख लें, जो कि पहले नुस्खे यहाँ बड़ी दफ़ा आ चुके हैं। इसका नाम आप जमहूरियत रख लें, इसका नाम आप मिली जुली को स्कीम रख लें। ये इत्तफाक सिर्फ एक है कि जो मासेस हैं उनको, उनकी जो कलेक्टिव इंटेलिजेंशिया है उसको हमने रिस्पेक्ट नहीं करना, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मुल्क के लिए क्या ज़्यादा बेहतर है और यहाँ क्या होना चाहिए। अच्छा, ये जो है ना कह देना कि निज़ाम नहीं चल रहा, ये बड़ा एक रिलेटिव टर्म है। निज़ाम से हमारी मुराद क्या है? यानी मौशी निज़ाम की बात हम कर रहे हैं, सरमायादाराना जमहूरियत की बात कर रहे हैं। मौशी से मुराद इंतज़ामी है, मौशी से मुराद सियासी है, मौशी से मुराद आइनी है, अपना निज़ाम से मुराद आइनी है। यानी ये एक हमें इसकी तफसील में जाना चाहिए। तो अब इसको इतना वक्त तो नहीं है कि मैं एक करके आपको बताऊं, लेकिन इतना मैं यानी जिस में बता देता हूं कि आप जहां भी चले जाएंगे, यानी सियासी चले जाएं, कानूनी चले जाएं, इंतज़ामी चले जाएं, आपको एक जो कॉमन चीज़ मिलेगी जमहूरियत, नीम फौजी और फौजी अदवार में, वो है हमारे चंद अफराद का ये तसव्वुर कर लेना कि वो जानते हैं कि मुल्क के हक़ में क्या बेहतर है, और ये जो है, और वो किसी को जवाबदेह नहीं है। सबसे बड़ी जो अरसलान, ये फैसला करने वाले, ताकत रखने वाले जवाबदेह नहीं है। दुनिया ने इसीलिए इसका जो हल है वो जमहूरियत निकाला, जिसमें बहुत सी नापसंदीदा बातें हैं, लेकिन हल यही है। जमहूरियत को चलने दिया जाएगा तो मुआशरा मुंजमद नहीं होगा, उसमें से ठहरे हुए पानी में से भी, यानी एक आपको नाजी साहब, ये तो एक माइंडसेट है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये तो जिसकी भी आप देखें, जो भी लीडर्स हैं, कोई भी इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त नहीं करता, नापसंदीदा बात को बर्दाश्त नहीं करता। यही 70s में होती रही, 80s में होती रही, 90s में होती रही, और आज यानी 2021 में बैठ के भी हमें यह शक व शुबा है कि सदारती निज़ाम की तरफ तो नहीं जा रहे। अच्छा, फिर पार्लियामेंट का यानी क्या बनेगा? तो अगर हम ये तय नहीं कर पाए कि हमें यानी रास्ता, डायरेक्शन कौन सी लेनी है, तो मैं इस बात में क्लियर हूं कि ये इत्तफाक नहीं है। ये कन्फ्यूजन जो है ये बाय डिज़ाइन यानी आती है, और ये एक मुसलसल प्रोपेगेंडा है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। इसके पीछे जो लोग हैं, मैं दोबारा से अर्ज करता हूं कि रियासती ढांचे में अब उतनी सख्त नहीं रह गई। 25 यानी अब ये हमारे जो हम मरदमशुमारी करते हैं, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल है। अगर हम उन फिगर्स को चले मान लें जो ऑफिशियल हैं, तब भी यानी ये कब तक चलेगा? ये इसमें यानी लोगों का, हालात का जबर, अगर मैं समझता हूं कि आज भी हमें एक रास्ते पे ले आए कि हम किसी एक यानी आइन ही है जिस पर कौम मुत्तफिक हुई है, अल्टरनेटिव मुझे नहीं पता कि अगर आइन पे हम। नाजी साहब, आपने बिल्कुल तफसील से सारे मामले पर अपनी राय दे दी। जरा थोड़ी सी रोशनी आप जो शेख रशीद साहब की बेहिसी के बयानात हैं उन पर जरा अगर डाल दें। सर, पार्लियामेंट नहीं, कौन सा इदारा है जो बच गया है? कौन से यानी आपको हाईएस्ट पोस्ट पे इस वक्त लोग ऑफिशियल नजर आ रहे हैं जिनकी आपस में लड़ाई नहीं है? यानी लोग एक दूसरे की यानी अब दुश्मनी पर तो अब बात आ गई है, नाम बाजारों में तो लिए जाने लगे हैं, और कहाँ लेके जानी है बात? जी, राइटली सेड नाजी साहब, पॉइंट आपका आ गया। मैं ज़रा आगे बढ़ते हुए शौकत पराचा साहब, अब ज़रा थोड़ा सा जो बेहिसी शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला है, बहुत सीनियर सियासतदान हैं, इतनी वजारतें, और ख़ुद भी जिस तरह वो बताते हैं, क्या वाकई वो इतने बेहिस हो गए हैं? उनको सरकारी मुलाजमीन पर यह टेस्टिंग नज़र आई है? वो अपने मुतालबात के लिए थे, जो सूरत इस्लामाबाद की थी, आपने भी देखी, मैंने भी देखी। किस तरह से ये बयान दे देते हैं, एनी कैन गेट अवे विद इट। इससे पहले वो रेलवे के हादसों की बातें करते रहे, हादसे होते रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, एक और इम्पोर्टेंट वजारत आ गई उनके पास।
मैं ज़रूर इस पे बात करता हूँ, लेकिन मैं पहले वाले नुक्ते पे बात करना चाह रहा हूँ। जी प्लीज। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना, फाउंडिंग फादर ने बड़ा क्लियर निज़ाम दे दिया और उस निज़ाम का नाम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कायदे आज़म ने बिल्कुल कह दिया कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही चलेगी और कुछ नहीं चल सकता। बाकी तो शब खून है। 58 में जो सदारती निज़ाम आया शब खून था ना, ज़ियाउल हक जो निज़ाम लेके आया शब खून था, जनरल मुशर्रफ जो निज़ाम लेके आया वो शब खून था। सो पाकिस्तान में एक ही निज़ाम है, वो चलना है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का कंसेंसस नहीं है, पूरी दुनिया का कंसेंसस है ना। जमहूरियत आज कहाँ है? मार्शल लॉ या गैर जमहूरी निज़ाम बर्मा में है। क्या हम बर्मा के साथ मिलना चाह रहे हैं जाकर, या हम वो जो मिडल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीका में जो स्टेटलेस स्टेट्स हैं, सिस्टमलेस स्टेट्स हैं, हम उनके साथ मिलना चाह रहे हैं? अगर दुनिया में किसी निज़ाम की एक्सेप्टेबिलिटी बनी है, दुनिया में किसी निज़ाम को काबिल गौर कहा गया है, और वो चर्चिल ने कहा था ना कि अगर ख़राब जमहूरियत है तो मज़ीद जमहूरियत दें, फिर ये जमहूरियत क्या है? हम और आपका, सब लोगों का एक आपस में एग्रीमेंट है। वरना तो दुनिया की सबसे जो पुरानी जमहूरियत है और स्ट्रॉन्ग जमहूरियत है, उसके सदर जो बाइडन कल ही कह रहे थे कि जमहूरियत एक फ्रेजाइल चीज़ है, एक नाजुक चीज़ है, उसकी हिफाजत करना पड़ती है। क्या हम हिफाजत करते हैं? ये जो 20-25 बिके थे, मुझे ये बताएं, ये क्या सियासी लोग थे, किसी प्रोसेस से आए थे? अगर गली के गुंडों को, सूटे लगाने वालों को आप तब्दीली के नाम पे उठाकर असेंबलियों में बिठा देंगे तो आप सियासी लोगों को खराब करने के लिए लाते हैं या किस लिए लाते हैं? मुझे ये बताएं। राइटली सेट। पराचा साहब जरा की जाती है अपनी जरा थोड़ा सा पराचा साहब शेख रशीद साहब वाले मामले पर आ जाएं, शेख रशीद साहब के बयान पर आ जाएं और सूरत हाल पर आ जाएं। शेख रशीद जज्बाती होकर बात कर दिया करते हैं, पहले भी वो बातें बहुत सारी करते हैं, लेकिन शेख रशीद ही ने तो एग्रीमेंट किया ना इन लोगों के साथ जाकर। अलबत्ता जब वो ये बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उनके ज़हन में ज़रूर होगा कि चूंकि अपोजिशन वाले, पीटीएम वाले सुन रहे होंगे, तो बेसिकली वो इन गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए मैसेज कम था, वो पीटीएम के लिए ज़्यादा था। और जब शेख रशीद साहब पीटीएम के बारे में बात करते हैं तो जज्बाती भी होते हैं, वो गुस्से में भी होते हैं। आपको याद नहीं, उन्होंने एक और बयान भी दिया कि अगर उन्होंने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो हम वो उनको सबक सिखाएंगे कि तारीख याद रखेगी। अब सियासी वर्कर्स हैं, सियासी लीडर्स हैं, वो आ रहे हैं, एहतजाज का हक आइन देता है, अगर वो एहतजाज करते हैं तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो शेख रशीद ने बात की वो मोर एक रेटरिक था। जब जलसे से खिताब किया जाता है तो सियासत में वो जज्बाती हो जाते हैं, और ये जो मैसेज था ये तो पीटीएम के लिए लग रहा है, पीटीएम के साथ चूंकि लड़ाई होने वाली है हुकूमत। राइटली सेट। पराचा साहब ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। सलमान आबिद साहब, मैं बेहिसी इस एक बयान में नहीं है, गैर जिम्मेदाराना बयान ये एक नहीं है, ये इस हुकूमत में बहुत सारे हैं। कभी आते 3 महीने में कहा इतनी नौकरियां आने वाली हैं कि आप लिख के रख लें। बहुत सारे बयान अब आ रहे हैं कि इतनी नौकरियां हैं कि मतलब नौकरियां ज़्यादा हो गई हैं और लोग कम हैं। मतलब ये आप अवाम के साथ, चाहे सरकारी मुलाजमीन हैं, बाकी अवाम है, उनके साथ आप इतने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, और ये ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है जब हालात इतने मुश्किल हों हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए। अरसलान साहब, बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत में हुकूमत हो या अपोजिशन हो, वो इस वक्त बेहिसी की सियासत ही तो कर रही है। और कर क्या रही है मुझे बताइए ना, कि जो कुछ अपोजिशन कर रही है और जो कुछ हुकूमत कर रही है, जैसे नाजी साहब ने कहा कि इसका तो आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है, आम आदमी के मफादात की तो कोई बात नहीं हो रही। चाहे वो इधर से बातें सुनाएं, चाहे वो इधर से बातें सुनाएं, सब एक जैसा खेल खेल रहे हैं और एक दूसरे का मुंह काला करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको बेवकूफ बना रहे हैं। एक बात अभी पराचा साहब ने बात की है ना कि पीटीआई के 20 लोग टूटे थे। अब पराचा साहब तो तारीख के तालिब इल्म है, इनको पता है सेनेटर गुलजार साहब हुआ करते थे, वो इसी असेंबली में बोलियां लगाते थे। उनका बेटा वकार साहब क्या करते रहे हैं वो भी सबको पता है।
फिर आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत में पैसा कैसे आया, टिकटों की खरीदो फरोख्त कौमी असम्बली से लेके सूबाई असम्बली से लेके नाज़मीन तक और सेनेट तक किस तरह बिकती रही है। देखिए मसला यह है कि यह मसला 20 लोगों का नहीं है, ये पाकिस्तान की सियासत को जिस तरीके से आपने करप्ट किया है, कमर्शलाइज किया है, और इसमें हमारी टॉप लीडरशिप है। नवाज शरीफ साहब क्या करते रहे पाकिस्तान की सियासत में, पीपल्स पार्टी में आसिफ पराचा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी अरसलान साहब एक बात मैं करना चाह रहा हूं कि 218 के इलेक्शन में सेनेटर वकार खान नहीं थे, 2009 के इलेक्शन में वो थे, और उन्होंने पैसों की बजाय कंसेंसस की बात कर रहा था। उन्होंने कंसेंसस से बात करवाई थी, उन्होंने इत्तेफाक के राय से इलेक्शन। साहब उन्होंने साल मेंशन नहीं किया, उन्होंने जनरली बात की जो रिवायत रही है। वैसे तो भाई पैसे 2018 की जो नोटें आई थी ना, वो अभी इन लोगों की थी। जी सलमान आबिद साहब सुने राजा साहब, मैंने 2018 की बात भी की है, मैं 2002 से शुरू होता हूं। गड्डियां तो मैंने 2018 के सामने आपके सामने आई ना, देखिए ना 2018 में गड्डियां सामने आई, 2018 की बात हो रही है। तो भाई ये भी बता देना कि आप 2002 में जेयूआई को कैसे रिलैक्सेशन दे रहे हैं, जो टिकटों की खरीदो फरोख्त करते थे, आप वो भी तो बताइए ना यार, पूरा सच बोले ना, अपना मर्जी का सच ना निकाले ना। आप पूरा सच बोले। 2002 में जेयूआई, आप ये बता दें आईजीआई किसने बनाई थी, आप ये बता दें एमएमए किसने बनाई थी, क्या बातें कर रहे हैं। ये सारी की सारी रियलिटीज हैं, मेरे ख्याल से आईजीआई से शुरू करके 2018 तक आ जाए। किसने एमएमए बनाई थी, आईजीआई किसने बनवाई थी, क्या बातें कर रहे हैं यार, तारीख को मसक नहीं करें। पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक रेफरेंस है, पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक कॉन्टेक्स्ट है, कम से कम उसी कॉन्टेक्स्ट में रह जाएं। ठीक है पराचा साहब पॉइंट। रेफरेंस वो नहीं होता जो सिर्फ आपका रेफरेंस होता है। बात यह है कि अगर आप चीजों को कॉन्टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो फिर यह भी समझने की कोशिश करें। मैंने आपको कहा कि सारी जमातों ने पाकिस्तान की सियासत को करप्ट किया है, इसमें कोई डिबेट है तो मुझे बता दीजिए आप। राइटली से ठीक आपने देखे अरसलान साहब, एक मिनट, इस मुल्क में जो कोड़े खाते रहे, जो कुर्बानियां देते रहे, जो फांसियां चढ़ते हुए, वो करप्ट करते रहे सियासत को, मुझे बड़ी अजीब सी बातें सुनने को मिल रही हैं। अच्छा चलें सर, ये बता दीजिए पैसा किसने इंट्रोड्यूस करवाया, नवाज शरीफ साहब क्या करते रहे पाकिस्तान? ये सर मुख्तलिफ राय ज़रूर हो सकती है, आप दोनों की राय मोहतरम है, और यकीनन एक रियलिटी, एक ख्याल ये रखना कि सब शामिल हैं, एक ख्याल ये रखना कि सब शामिल नहीं हैं, ये दो मुख्तलिफ आरा हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। सेनेट के इलेक्शन अब करीब हैं, सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर पेश होंगे, और फिर 3 मार्च से पहले जिस तरह से ख्याल किया जा रहा है, अगर सेनेट का फ़ैसला आ जाता है तो फिर हमें वाज़े हो जाएगा कि क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल होने जा रहा है, और फिर उसके बाद यकीनन ये डिबेट काफ़ी अरसे तक फिर नहीं थमेगी कि कितना पैसा इस्तेमाल हुआ, कौन बिका और कौन नहीं बिका। बात जारी रहेगी। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।